हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, कुबड़ा शैतान। रहस्यमय शक्तियों से भरा महल तिलिस्मा, जिसका स्वामी है महाबली पराक्रमी भोकाल। विश्व के सबसे सुरक्षित महल तिलिस्मा पर आक्रमण करके उस पर विजय पाना असंभव है। फिर आज जो तिलिस्मा के आसपास घट रहा है, वह उसकी सुरक्षा के लिए है या उस पर विजय हासिल करने के लिए। महल को चारों तरफ से घेर लो। तिलिस्मा के अंदर मौजूद इन पराक्रमियों के मस्तिष्क में हथौड़े की भांति बज रहा था वह सवाल। ये क्या हो रहा है भोकाल? राज्य के सैनिक तिलिस्मा को क्यों घेर रहे हैं? कारण बाहर जाकर ही पता चल सकेगा। आओ। कारण उन महारथियों को भी भौचक्का कर देने वाला था क्या? तो तुम हमें बंदी बनाने आए हो? हाँ महाबली, राजा का यही आदेश है। राजा का आदेश? ये राजा कहां से आ गया? राज्य पर तो रानी मोहिनी का शासन था रात्रि के चौथे पहर तक, परंतु रात्रि के समाप्त होने के साथ ही वह भी समाप्त हो गया। ये राजा है कौन और उसने हमें बंदी दी बनाने का आदेश क्यों दिया? ये तो आपको राज दरबार में पहुंचकर ही पता चलेगा। सैनिकों, ले चलो इन्हें। अति क्रूर क्रोधित हो उठा। ठहरो। जिसने भी हमारी तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं मित्र अतीक, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अति क्रूर को शांत करके भोकाल सेनापति प्रवीण कुमार की तरफ पलटा। चलिए सेनापति जी। फिर सभी सैनिकों से घिरे राजधानी की तरफ चल दिए। शीघ्र ही राज दरबार में। वैसे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भोकाल, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपना परिचय दिए देता हूँ। मेरा नाम विवेक मोहन है, स्वर्गीय राजा विकास मोहन का बड़ा भाई, विकास नगर का वर्तमान राजा। और इधर बैठी है तुम्हारी पत्नी रूपसी का पिता। ओह। मैं विकास नगर का राजा कोई सैनिक विद्रोह करके नहीं, राज्य के सभी दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों की सर्वसम्मति से बना हूं। मोहिनी ने भी सहर्ष मुझे राजा मान लिया है। ओह। एक ही रात में प्रजा और रानी मोहिनी ने इसे राजा बना दिया? कैसे हो गया ऐसा? प्रत्यक्ष तौर पर बोला भोकाल। हमें बंदी बनाकर यहाँ बुलवाने का तात्पर्य क्या है? विकासनगर का राजा बनते ही मैंने पहला प्रण ये किया है कि मैं अपनी पुत्री रूपसी को उसके अधिकार दिलवाऊंगा। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। पूरे समाज के सामने तुम्हारा रूपसी के साथ विवाह हुआ है। भोकाल, यह तुम्हारी पत्नी है, इसलिए मैं तुम्हें रूपसी को ससम्मान अपनाने और इन सभी विदेशियों को तुरंत ही राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश देता हूँ। इसी के साथ भोकाल का विरोध भरा स्वर पूरे राज दरबार में गूंज उठा। यह झूठ है। रूपसी मेरी पत्नी नहीं, मेरे साथ इसके अधूरे फेरे हुए हैं। यह बात भी सारी दुनिया जानती है कि वे फेरे छल और फरेब से लिए गए थे। धोखे से किया गया विवाह कहीं मान्य नहीं होता। हम सभी बाहर से जरूर आए हैं, लेकिन विकासनगर की भूमि और प्रजा को अपने प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। इस राज्य के मान सम्मान को सैकड़ों बार हमने अपने प्राणों पर खेल कर बचाया है। राजा विकास मोहन ने हमें स्वयं इस राज्य की नागरिकता प्रदान की थी। ठीक है, मैं नागरिकता के विषय में दोबारा विचार करूंगा, लेकिन मेरा पहला आदेश तो तुम्हें हर दशा में मानकर रूपसी को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना होगा। नहीं, तुम्हारा यह आदेश भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यह न्याय नहीं। तुम्हारी आंखों पर पुत्री मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। इसका निर्णय दरबार में उपस्थित प्रजा के सम्मानित व्यक्ति व दरबारी करेंगे। उनका निर्णय जो भी होगा वह मान्य होगा। एक चालाकी भरी मुस्कान राजा के अधरों पर खेल गई। ठीक है भोकाल, अब यह निर्णय दरबार में उपस्थित सम्मिलित व्यक्तियों पर ही छोड़ते हैं। तुरंत ही दरबार में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। कुछ देर बाद, महाबली, इस समस्या को बड़ी गंभीरता से सोचकर हमने यह निर्णय लिया है कि अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे साथ राजकुमारी द्वारा लिए गए 3.5 फेरे एकदम पूर्ण हैं। हमारे राज्य में विशेष परिस्थितियों में 3 फेरे भी मान्यता रखते हैं, इसलिए राजकुमारी रूपसी तुम्हारी पत्नी है। रही तुरीन की बात, तो उसके फेरे भी तुम्हारे साथ हुए, लेकिन वह पहली पत्नी के होते हुए तुम्हारी पत्नी नहीं कहला सकती। हाँ, तुम चाहो तो तुरीन को दासी बनाकर रख सकते हो। मान्यवर। तुरीन के इस अपमान से इस अपमान ने भोकाल को क्रोध से चीखने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भोकाल से भी तेजी से चीखा राजा विवेक मोहन। चीखो मत भोकाल, तुम इस निर्णय को मानने के लिए वचनबद्ध हो। असहाय ढंग से भोकाल सिर झुकाए बैठी रानी मोहिनी की तरफ पलटा। भोकाल के साथ अन्याय हो रहा है रानी जी, और आप चुप बैठी हैं। कुछ बोलिए रानी जी, कुछ बोलिए। उफ, नहीं। तुरीन से ना देखी गई बिफरी शेरनी सी दहाड़ी व मत चिल्लाओ भोकाल। यहां तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। सब मिले हुए हैं, सभी ने मिलकर
हमारे विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है। खामोश दुष्ट लड़की, तूने यह कहकर सारे दरबार का घोर अपमान किया है। तुझे इसका ऐसा दंड मिलेगा कि तेरी आत्मा भी थर्रा उठेगी। सैनिकों, इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दो। राजा का आदेश पाकर जो बहुत से सैनिक तुरीन की तरफ बढ़े तो वहीं रुक जाओ, अन्यथा भून कर राख कर दूंगी, अन्यथा भून कर रख दूंगी। ओह! दूसरी तरफ से तुरीन की तरफ बढ़े सैनिकों का अति क्रूर का सामना करना पड़ा। अति क्रूर के होते तुम क्या मृत्यु भी तुरीन का बाल बाका नहीं कर सकती। धाक धाक, शूतान, वेणु, लड़ाकी और पीकू भी इस लड़ाई में कूद पड़ते अगर भोकाल ना चीख पड़ता। रुक जाओ साथियों, ये तुम क्या कर रहे हो? राज सैनिकों पर हाथ उठाना अपराध है। रुक जाओ, रुक जाओ तुम, हम वार्ता से इस समस्या को सुलझा लेंगे। अब वार्ता से कुछ नहीं होने वाला मित्र भोकाल, वह देखो तुरीन को समाप्त करने के लिए सैनिक पलटन आ रही है। तुम पीछे हटो, मैं इन्हें रोकता हूं। मारो इन सबको। अतिक्रूर ने कांस्य की भारी मूर्ति को उठाकर उस पर सभी तलवारों को रोका। रुक जाओ, टना टना, पीछे हटो। समझ में नहीं आ रहा इन सैनिकों को क्या हो गया है, जो ये मेरी बात सुनकर शांत होने की जगह उग्र होते जा रहे हैं। सैनिकों को उग्र होने से ना रोक पाया भोकाल, तो उसने अपने साथियों से निवेदन किया, मैं जानता हूं तुम्हारे आगे ये सैनिक भुनगे से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये सभी निर्दोष हैं, इसलिए तुम्हें इन पर वार नहीं करना, मात्र अपना बचाव करो, तुम्हें मेरी सौगंध। ठीक है मित्र भोकाल, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब वार करने की जगह सभी अपने बचाव में जुटे हुए थे। इधर सिंहासन पर बैठा राजा विवेक मोहन क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में शैतान सी हिंसकता साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर पास बैठी रूपसी बुरी तरह हैरान थी। उफ, ये पिताजी को क्या हो रहा है? सैनिकों को हारता देख कितने क्रोधित क्यों हो गए? और इनके मुख से ये विचित्र सी गुर्राहट क्यों निकल रही है? अचानक रूपसी की निगाहें राजा विवेक मोहन के लबादे से बाहर निकले हाथ पर पड़ी तो वो मानो सांस लेना ही भूल गई। ओह नहीं, ये पिताजी के हाथ को क्या हुआ? उफ! अभी रूपसी हैरान हाथ को देख ही रही थी कि राजा विवेक मोहन की प्यार भरी आवाज ने उसे चौंकाया। क्या हुआ रूपसी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओह, पिताजी के दोनों हाथ अब सामान्य हैं। अभी अभी मैंने जो देखा वो कहीं स्वप्न तो नहीं था। इधर भोकाल, अतिक्रूर, तुरीन, शूतान वगैरह अपना बचाव करते हुए बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी साए साए सनसनाए व विशेष बाण। और ये बाण कहां से आए? किसने फेंके? मैंने, आपकी इस दासी सलोनी ने, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं आपको पाप से बचाना चाहती हूँ। कौन सा पाप किया है मैंने? भोकाल के इस सवाल पर आंसुओं से लबालब भर गए वे मृग से नयन। ये आप मुझसे नहीं अपने हृदय से पूछे स्वामी। पहले तो आपने तुरीन नामक इस मोहिनी के रूप और मोह के जाल में फंसकर मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, और अब और अब यही और अब यही आप राजकुमारी रूपसी के साथ भी करने जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर, आप इस मोहिनी के मोह जाल से निकलकर हमें अपना लीजिए। जल बिन मछली की भांति तड़पता हुआ मत छोड़िए हमें। मैं आपके पांव पड़ती हूँ स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। सभी दंग अवस्था में खड़े देखते रह गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए चीखा राजा विवेक मोहन, भोकाल, किसे छोड़ेगा किसे अपनाएगा इसका निर्णय बाद में होगा। फिलहाल इन सभी को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए किया जा रहा है पुत्री, इसलिए इस कार्य में अड़चन ना बनो। इधर राजा विवेक मोहन ने बड़े प्यार से रूपसी को समझाया और उधर सभी को बंदी बना लिया गया। यह राज्य की कानून व्यवस्था का प्रश्न है मित्रों, इसलिए इसमें कोई विघ्न मत डालना। मोटी बोटी बेड़ियों में जकड़कर सैनिक उन्हें लेकर बंदी गृह की तरफ चल दिए। इधर वह रूप की देवी रूपसी के पास पहुंचे। इधर वह रूप की देवी रूपसी के पास पहुंची। बहन, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मेरे साथ साथ तुम्हें भी तुम्हारा अधिकार मिल जाए, लेकिन इस समय वो कैदी बना लिए गए हैं, उन पर कोई आँच ना आए इस बात का ध्यान रखना। फिर वहां रुकी नहीं रही सलोनी। अद्भुत, अद्भुत है ये स्त्री, भोकाल को अपना पति भी मानती है और मुझे मेरा अधिकार दिलाने की बात भी कर रही है। लेकिन एक बात उसने बहुत सही कही है, मुझे भोकाल का ध्यान रखना है। पिताजी इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अपनी प्यारी पुत्री को वो हरदम खुश रखना चाहते हैं और वे जानते हैं कि मेरी खुशी भोकाल के खुश रहने में है। अपने पिता के प्रति रूपसी का सोचना कितना गलत था, ये उसे उसी रात पता चल गया। उनके बंदरों को तो
प्रबंध कर रखा है ना। इस विषय में आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूँ छोटे मोटे बंधन उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मैंने उन सभी को मोटी फौलादी जंजीरों से भी बांधा हुआ है। ये आवाजें तो पिताजी के कक्ष से आ रही हैं। इतनी रात को वे किससे और किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखती हूँ। भोकाल को उसके साथियों से अलग बेहद मोटी सलाखों वाले एक विशेष पिंजरे में बंद किया गया। उसके मुंह में एक गोल वस्तु इस ढंग से ठूस दी गई है कि वह अपने मुंह से आवाज निकालकर अपने प्रलंकारी रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। बस आपका आदेश मिलते ही उन्हें मृत्यु दे दी जाएगी। ठीक है। अब से कुछ देर बाद रात्रि का तीसरा पहर आरंभ होगा। वही समय ठीक रहेगा। वह सैनिक बाहर निकल गया तो एक वहशी ठहाका लगा उठा राजा। कुछ ही देर की बात है, मेरे द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र में फंस चुके भोकाल और उसके साथ ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। फिर इस राज्य पर बिना किसी अड़चन के राज करेगा कुबड़ा शैतान, यानी मैं। हक्की बक्की खड़ी थी रूपसी। उफ, पिताजी इतना घिनौना खेल खेलेंगे, ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भोकाल को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाऊंगी। लेकिन क्या मैं अकेली ऐसा कर पाऊंगी? नहीं, उसके लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारी। हाँ सलोनी बहन, तुम्हारी सहायता के बिना मैं भोकाल को नहीं बचा सकती। तुम चलोगी ना मेरे साथ? पति को संकट में फंसा जानकर भी जो पत्नी घर में ही बैठी रह जाए, धिक्कार है ऐसी पत्नी पर। चलो बहन, हम सलामत रहें या न रहें, मगर हमारा सुहाग सलामत जरूर रहेगा। अपने उस सुहाग को बचाने निकल पड़ी थी दोनों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोपड़ा शैतान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।